वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं नीट बायोलॉजी और हम पढ़ रहे हैं ओनली एनसीईआरटी बायोलॉजी। ये एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप लोगों को सफलता ज़रूर दिलाते हैं। नोट्स के ढेर में से क्या इम्पोर्टेंट है वो छांटोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, 4-5 साल लग जाती हैं। और सिर्फ एनसीईआरटी में से अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे तो आपको फर्स्ट चांस में सफलता मिलेगी। प्रथम चांस में सफलता अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप यह ध्यान में रखें, नीट के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़नी है और एनसीईआरटी बायोलॉजी को अलग से क्लियर करना है। अगर एनसीईआरटी बायोलॉजी को आपको क्लियर करना है तो एचआर सर से पढ़ना है। समझ में आए तो ही कमेंट्स करना, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल स्ट्रक्चर बहुत सारा है, बहुत सारे नोट्स में आपको अलग अलग बता रखा होगा, लेकिन मैं कुछ एनसीईआरटी का ही आपको बताऊंगा। तो मैंने कैसे बताऊंगा और प्रश्न आप लोगों को दिलाऊंगा। सेल के बारे में मैंने इससे पीछे जो क्लास मैंने डाली है उनमें सेल के बारे में आपको बताया था, और सेल जो होती है उनके बारे में मैंने बताया कि सेल जो होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं भाई? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी सेल होती हैं भाई? एक तो प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक। और दूसरी मैंने बताई थी यूकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल? यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में मैंने बताया था। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया था और दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया था। मैंने ये कहा था, ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है, शब्द इंपॉर्टेंट हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स बारे में मैंने बताया था। पहली बात तो ये थी कि इन सेल्स में क्या नहीं पाया जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं इनमें, ये ध्यान में रखना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि जो न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का जो डिवीजन है वह दोनों में कि किस प्रकार के, अगेन ये टाइप्स किस प्रकार बने, उनको डिवाइड करने का आधार है न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है तो दैट इज यूकैरियोटिक सेल, और अगर नहीं पाई जाती उसको कहेंगे प्रो यूकैरियोटिक सेल। आगे बात समझ में? तो इनमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और इसको अपन कहेंगे तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वह प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। आगे बात समझ में? न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वह प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल्स में। और खास बात क्या है, इनमें मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली जो हैं वो क्या है? एब्सेंट होते हैं। ये ध्यान में रखना, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होता है। कौन कौन से? झिल्ली युक्त कोशिकांग, जिनके चारों तरफ झिल्ली पाए जाए वो इनमें नहीं पाए जाते। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता भाई? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, AB। फिर आप बताएंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम भी क्या होता है? इनमें एब्सेंट होता है। गोल्जी बॉडी जो है वह भी क्या होता है भाई? एब्सेंट होता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वह भी क्या होगा? एब्सेंट होता है। यानी कि जो भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। इतनी बात मैंने आप लोगों को बताई है तो याद रखेंगे। एक खास बात ये कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम किसमें भाई? प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी है और यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है। राइबोसोम किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। राइबोसोम देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक तो 70S राइबोसोम और दूसरा 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम तो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और 80S राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स में।
यहाँ एस जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट कहलाती है। एस का मतलब क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट, ये ध्यान में रखेंगे। तो 70S प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं, इतना आप लोगों को पता होगा। राइबोसोम के अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण कोशिकांग है, अन्य जो झिल्ली युक्त कोशिकांग जो हैं वह प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते। इतना अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद हो गया तो मैं कुछ थोड़ा सा वो ही बहुत सारी बातें हैं सेल के बारे में, सेल स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन मैं वो ही बताऊंगा आप लोगों को जो कि एनसीईआरटी की बुक्स में है। देखिए नेक्स्ट कि प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं उसको आपको स्टडी करनी है और यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनको आपको स्टडी करनी है। किसके बारे में? सेल स्ट्रक्चर क्या होता है सॉरी, कि क्या बन सकते हैं पर्सन सेल स्ट्रक्चर के, किसमें से? प्रोकैरियोटिक सेल्स में से और यूकैरियोटिक सेल्स में से। मिटा देता है यहाँ से। या आप पढ़ें बेटा, ध्यान से पढ़ें, और आपको कोई रोकने वाला नहीं है किसी भी एग्ज़ाम की में। अगर आप गंभीरता से तैयारी करते हैं, सीरियसली तैयारी करेंगे तो फर्स्ट चांस में फाइट करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल के कंसेप्ट क्लियर होने के बाद उनके स्ट्रक्चर की से संबंधित क्वेश्चंस भी और संबंधित कॉन्सेप्ट भी अपने को क्लियर होने चाहिए। कैसे? प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके सामने मैं ये बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ का जो आवरण है उसको सेल एनवेलोप अपन कहेंगे या कोशिका आवरण कह सकते हैं। ठीक है, कोशिका आवरण। और यूकैरियोटिक सेल जो होती है उनके चारों तरफ दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक तो क्या पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, और दूसरी सेल वॉल पाई जाती है। ये ध्यान में रखेंगे। देखो क्या किस प्रकार से रीड करना है इस पॉइंट को कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। भाई प्रोकैरियोटिक सेल्स दो प्रकार की हैं, एक तो ये यूकैरियोटिक सेल, एक तो प्लांट सेल्स और दूसरी एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स जो होती है उसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होती है वह कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल। और एनिमल सेल्स की आउटर मोस्ट जो लेयर है सेल के चारों तरफ का आवरण है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। लेकिन जो प्लांट सेल है उसका प्लांट सेल जो है उसके न्यूक्लियस इसमें क्या है? इधर पाया जाता है, पेरिफेरल पाया जाता है। तो इसका आउटर मोस्ट जो लेयर है वह क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर पाई जाती है जिसको अपन क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सेल वॉल पाई जाती है। किस में पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है भाई प्लांट सेल्स में। तो अगर आप लोगों से पूछ ले, सिंपल सी बात पूछी जाएंगे आप लोगों से कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड, तो आप क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर आपने ये सिंपल सा पर्सन है लेकिन गलत हो सकता है, आप लोगों से पूछ ले आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए प्लांट सेल, तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं करेंगे तो आप बताएंगे सेल वॉल, बताएंगे ना। सिंपल सी बात है, सब जानते हैं। लेकिन आप लोगों से पूछ ले कि आउटर मोस्ट लिविंग लेयर ऑफ प्लांट सेल, आउटर मोस्ट लिविंग लेयर ऑफ प्लांट सेल्स, तो दैट इज, इसमें भी फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं आएगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह लिविंग मेम्ब्रेन है और सेल वॉल जो है वह नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है। आगे बात समझ में? डेड सेल्स अपन ये कह सकते हैं। तो सेल वॉल जो होती है वो डेड होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है लिविंग मेम्ब्रेन है। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप लोगों से पूछ ले कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी सजीव आवरण कौन सा है, तो बता देंगे। सजीव आवरण की बात करेंगे तो दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आएगा। लेकिन पूछ ले कि प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण क्या नाम है, उसका क्या कहलाता है, तो फिर आएगा सेल वॉल। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे सेल वॉल जो होती है वह किस में पाई जाती है? जनरली प्लांट्स में ही पाई जाती है। ये तो बात हो गई किसकी? यूकैरियोटिक सेल्स की, यूकैरियोटिक सेल्स की। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में।
प्रोकैरियोटिक सेल के जो आउटर मेम्ब्रेन है जो या सराउंडिंग मेम्ब्रेन है उसका नाम अपन रखते हैं सेल एनवेलोप। क्यों रखते हैं? क्योंकि सेल एनवेलोप और पीएम और सेल वॉल में डिफरेंस यहाँ क्लियर हो जाएगा। सेल एनवेलोप से मतलब क्या है कि आप जो भी बैक्टीरियल सेल का एग्जाम्पल रहता है, तो बैक्टीरियल सेल जो है उसमें न्यूक्लियस जो होता है वह ऐसे उसके चारों तरफ कोई भी जो जेनेटिक मटेरियल है उसके चारों तरफ ये मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ये मेम्ब्रेन इसमें नहीं पाई जाती है। किसमें नहीं पाई जाती? प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये बिखरा रहता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पाई जाती है भाई। क्या पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है प्रेजेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर इनमें क्या पाया जाता है भाई? सेल वॉल पाई जाती है। दूसरी लेयर कौन सी होगी? पहली लेयर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, दूसरी लेयर कौन सी हो गई? ये हो गई सेल वॉल, CW, ये सेल वॉल हो गई। इसके अलावा एक और इसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, एक सराउंडिंग और पाई जाती है, एक लेयर और पाई जाती है जिसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स हम कहते हैं। तो तीन चीज पाई जा रही हैं, सबसे भीतर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल और उसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स। किसमें? जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ध्यान में रखेंगे। इन तीनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? सेल एनवेलोप कहते हैं। आगे बात समझ में। कोशिका आवरण में कौन कौन सी चीज शामिल है? नंबर सबसे भीतर की ओर पाई जाती है प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे बात समझ में। उसके बाहर पाया जाता है क्या? सेल वॉल। क्या पाया जाता है? सेल वॉल। और सबसे बाहर जो पाया जाता है उसको हम कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहेंगे भाई? ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे। पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बातें किसमें हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और भी खास बात हम स्टडी करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। अब देखो ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? सबसे बाहर है। किसके? प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे आउटर जो लेयर है वह कहलाती है ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स के से संबंधित दो शब्द जो होते हैं, मैंने कहा था वर्ड्स पे ध्यान देना, शब्दों पे ध्यान देना जरूरी है। लाइन पे बाद में शब्द क्लियर होंगे तो ही लाइन क्लियर होंगी। तो मैं कह रहा हूं कि ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है अगर लूज शेद के रूप में होती है, ये होती है कि एक तो क्या है? लूज शेद के रूप में रहे। लूज शेद LOOSESHEATH, लूज शेद के रूप में रहे तो इसको नाम देते हैं स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर इसको अपन कह देते हैं। स्लाइम लेयर इसको अपन कह देते हैं, स्लाइम लेयर। आगे बात समझ में। अगर ग्लाइकोकैलिक्स किस फॉर्म में हो? लूज शेद के रूप में हो। ये शेद के रूप में हो, लूज शेद के रूप में हो तो इसको अपन क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर कहते हैं। और अगर थिक हो और टफ हो, किस फॉर्म में हो? थिक एंड टफ फॉर्म में अगर ये होता है, थिक एंड टफ फॉर्म में हो तो इसको हम क्या कहेंगे? स्लाइम लेयर। किसे कहेंगे? जब लूज शेप में हो। और जब थिक एंड टफ लेयर के रूप में हो तो इसको हम कहेंगे कैप्सूल। इसको हम क्या कहेंगे? कैप्सूल कहेंगे। इतना तो आप लोगों को आता होगा। आगे बात समझो। थिक एंड टफ के रूप में है तो ये कहलाएगा कैप्सूल। क्या कहलाएगा? कैप्सूल कहलाएगा। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कैप्सूल किसे कहेंगे? जब ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो जब ग्लाइकोकैलिक्स थिक एंड टफ फॉर्म में हो तो दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। और जब ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है लूज शेद के रूप में होता है देन दैट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर। इतना अगर पता है फिर आप ध्यान में रखेंगे कि सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से या किसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि बैक्टीरिया जो है उनमें सेल वॉल पाई जाती है। मैंने अभी बताया बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, सेल वॉल भी पाई जाती है और ग्लाइकोकैलिक्स भी पाई जाती है। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उनमें, इसमें बैक्टीरियल सेल जो होती है उनमें सेल एनवेलोप
पाया जाता है। इतनी बात आप आ गई। साइनोफाइसी, साइनोफाइसी या ब्लू ग्रेन एल्गी, साइनोफाइसी या अपन कहेंगे ब्लू बीजी एल्गी। बीजी एल्गी जो होती हैं उनमें भी सेल वॉल पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि जनरली ये सैन एनवेलोप प्रेजेंट होता है। लेकिन किसकी बात करेंगे? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा या फिर अपन बात करेंगे PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा या PPLO जो होता है उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, यानी कि आप ध्यान में रखेंगे सेल वॉल किस में नहीं पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको सेलेक्ट करना पड़ सकता है, ऑप्शन में टिक लगाना पड़ सकता है माइकोप्लाज्मा पे। तो माइकोप्लाज्मा जो हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इतनी बात आप ध्यान में रखें। ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है सेल स्ट्रक्चर से संबंधित, ये गलत नहीं होना चाहिए, प्रश्न तो बनता है। अगर आपको ये समझ में आया है तो कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली क्लास में भी आप लोगों के लिए 1-2 प्रश्न हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।